हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसमायिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे 24 और 25 दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मैंने आपसे पहले बताया था कि आज ही आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे और उसी कड़ी में देखा जाए तो 24 और 25 दिसंबर 2025 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये क्लास आपकी यूपीपीसीएस, एल्टीग्रेड परीक्षा, यूपीएसआई, यूपीएससी, लेखपाल तथा अन्य जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं आपकी होने वाली है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं आपको एक सूचना भी देना चाहता हूं कि पिछले एक साल में जो हमने पढ़ा है, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको पूरे साल के करंट अफेयर रिवाइज करवा दिए जाएं, जिससे आपके आगामी जो परीक्षाएं होने वाली है, चाहे वो बिहार में परीक्षाएं होने वाली है या यूपी पीसीएस के थ्रू जो परीक्षाएं होने वाली है, चाहे वो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की परीक्षा हो या लेखपाल की परीक्षा हो या आरओ की मुख्य परीक्षा हो, उन सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, उन सारे पॉइंट्स को जितना भी हमने पिछले एक साल में पढ़ा है, सारी चीज़ों को वन लाइनर फॉर्मेट में या शॉर्ट में, सारी पॉइंट्स, चाहे अवार्ड है, अवार्ड का सेक्शन या इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई है, डे एंड थीम है, उन सबको एक बार रिवाइज कराने का प्रयास किया जाए। ठीक है, और इसके लिए जो वीडियोस हैं वो आपको जल्द ही प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके पूर्व हम लोग जो अपने रिमेनिंग करंट अफेयर बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करते हैं। 24 और 25 दिसंबर 2025 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको अपने इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे और यहीं से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में क्या देखा, आइए एक बार रिवाइज करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया प्रदान किया गया है। इस टॉपिक पे हमने चर्चा की थी। ठीक है, जोस एंटोनियो कॉस्ट जो है, इन्होंने 58% मत हासिल के साथ चिली के नए राष्ट्रपति चुने गए थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि चिली के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो इनका नाम है जोस एंटोनियो कॉस्ट। ठीक है, आगे देखें। एनवीडिया 5.04 ट्रिलियन मार्केट कैप के साथ देखा जाए तो दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक कंपनी बन गई। अब एनवीडिया जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी या सबसे मूल्यवान सार्वजनिक कंपनी कौन सी है, एनवीडिया है। आगे चर्चा करें। जो प्रशांत कुमार है ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन है, प्रशांत कुमार है। आगे चर्चा करें। 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप जो हुई थी नई दिल्ली में, इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में किया गया था और मनु भाकर, ठीक है, मनु भाकर, यहां पर देखा जाए गोल्ड मेडल मनु भाकर ने हासिल किया था। आगे चर्चा करें। चीन में दुनिया की पहली वायरलेस नियंत्रित मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, दुनिया की पहली वायरलेस नियंत्रित मालगाड़ी का सफल परीक्षण किस देश में किया गया, चीन में किया गया। इस पॉइंट पर हमने पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी। टर्नर पुरस्कार 2025 किसको प्रदान किया गया, तो इनका नाम क्या है, नैना कालू। ठीक है, नैना कालू जो है ये ब्रिटिश नाइजीरियाई कलाकार है, इनको प्रदान किया गया टर्नर पुरस्कार 2025। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे चर्चा करें। जो ईस्ट बंगाल एफसी है, ईस्ट बंगाल एफसी ने सेफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है और इसी के साथ यह भारत की, ठीक है, यह भारत की पहली पहली देखा जाए फुटबॉल क्लब बनी जिसने अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट जीतने वाली ये भारत की पहली फुटबॉल क्लब बन गई है। उस फुटबॉल क्लब का नाम क्या है, ईस्ट बंगाल एफसी। ये पॉइंट आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे देखें। राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन में स्मूथ कोटेड ऊद बिलाव संरक्षण पहल शुरू किया है। ये जो स्मूथ कोटेड ऊद बिलाव पहल है, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये 1 वर्षीय प्रोग्राम है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ये 1 वर्षीय प्रोग्राम है स्मूथ कोटेड ऊद बिलाव संरक्षण की, और ये कहां पर संचालित किया जाएगा, तो कावेरी नदी बेसिन में संचालित किया जाएगा। ठीक, कावेरी नदी बेसिन में इसका संचालन किया जाएगा। आगे देखें। जो मिशेला बेंटहास है ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली पैराप्लेजिया व्यक्ति बनी है। पहली पैराप्लेजिया यानी कि व्हील चेयर के साथ देखा जाए अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्यक्ति कौन बन गई है, इनका नाम है मिशेला बेंटहास। ये जर्मनी की इंजीनियर है। ठीक है, जर्मन
इंजीनियर हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखें, आईएनएस सिंधु घोष जो था, इसने 19 दिसंबर 2025 को इसको भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया। जो आईएनएस सिंधु घोष है, ये सिंधु घोष कैटेगरी का देखा जाए तो पनडुब्बी थी, और यहां पर देखें तो 19 दिसंबर को इसको सेवा मुक्त कर दिया गया। पिछले 40 सालों से ये भारतीय नौसेना में सम्मिलित था। साथ ही साथ अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को पवित्र शहर पंजाब सरकार के द्वारा, ठीक, पंजाब सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे देखें, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका देखा जाए हर साल जो 24 दिसंबर का दिन होता है, हर साल 24 दिसंबर के दिन देखा जाए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या था? डिजिटल न्याय के माध्यम से तीव्र और कुशल समाधान। ठीक है, डिजिटल न्याय के माध्यम से तीव्र और कुशल समाधान इस बार का थीम था। 24 दिसंबर 2025 को मनाया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 24 दिसंबर 1986 को, ठीक, 1986 को उपभोक्ता अधिकार संरक्षण जो अधिनियम था, राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। इसी वजह से देखा जाए तो हर साल 24 दिसंबर का दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अपने अंतिम पॉइंट पर हमने चर्चा की थी, ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता जो विनोद कुमार शुक्ला थे, 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह हो जाता है कि छत्तीसगढ़ से, ठीक, छत्तीसगढ़ से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले विनोद कुमार शुक्ला जो थे, ये पहले व्यक्ति थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और जो 59वां ज्ञानपीठ था उसी से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक, चलिए अब आज के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनमें चर्चा करें। सबसे पहले देखिए, 8 प्रमुख उद्योगों का उत्पादन सूचकांक नवंबर 2025 का आंकड़ा आया है। नवंबर 2025 में देश के 8 प्रमुख उद्योगों के उत्पादन सूचकांक में 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह आंकड़े वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं। यहां पर देखा जाए इस सूचकांक में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली, जो 8, ठीक है, 8 प्रमुख उद्योग है। परीक्षा में पूछा भी गया, ये आपके पीवाईक्यू का सवाल है कि 8 प्रमुख उद्योगों में कौन कौन से उद्योग सम्मिलित है। जो कोर उद्योग है, 8 कोर उद्योग, उसमें कौन कौन से उद्योग शामिल है? कोयला शामिल है, कच्चा तेल शामिल है, प्राकृतिक गैस शामिल है, रिफाइनरी उत्पाद शामिल है, उर्वरक सम्मिलित है, स्टील सम्मिलित है, सीमेंट सम्मिलित है और बिजली सम्मिलित है। ठीक है, और ये सवाल कब पूछा गया था? ये सवाल 2019 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया था। ये सवाल यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया था आपसे। ठीक, इन 8 उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक देखा जाए तो 40% से अधिक का भार है। चर्चा करें, कुल मिलाकर इन प्रमुख उद्योगों की वृद्धि देश की औद्योगिक गतिविधियों और आर्थिक गति को महत्वपूर्ण संकेतक मानी जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। आगे चर्चा करें, यहां पर देखा जाए BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 के बारे में चर्चा करें। यहां पर देखा जाए भारत के शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी जो है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की, इसने जो BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स था इसमें कांस्य पदक हासिल किया है। ठीक है, कांस्य पदक हासिल किया है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जो था यह हांगझाओ चीन में आयोजित किया गया था। ठीक, तो यह पॉइंट आपको याद रखना है कि WBF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? हांगझाओ चीन में किया गया था, जिसमें भारत की जो जोड़ी थी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की और चिराग शेट्टी की, इसने कांस्य पदक हासिल किया है। चर्चा करें, सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी को चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग की जोड़ी ने पराजित किया, जिसके साथ ही जो भारतीय जोड़ी थी उसको कांस्य पदक के साथ ही संतोष करना पड़ा। ठीक है, आगे देखें, पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के गठन की घोषणा की गई है। ठीक है, केंद्र सरकार ने पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की घोषणा की है। पत्तन सुरक्षा ब्यूरो अब गठित किया जाएगा। यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में लिया गया है। यहां पर चर्चा करें, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी है, इसकी स्थापना मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 2025 की धारा 13 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में की जाएगी। यानी कि जो पत्तन सुरक्षा ब्यूरो है ये एक सांविधिक निकाय के रूप में इसका गठन किया जाएगा। ठीक है, सांविधिक निकाय के रूप में इसका गठन किया जाएगा और मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 2025 की जो धारा 13 है उसी के तहत इसका गठन किया जाएगा।
आगे चर्चा करें, यह ब्यूरो पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा। इसका संगठनात्मक ढांचा नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की तर्ज पर होगा। आगे चर्चा करें, यहां पर देखा जाए ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, जहाजों और बंदरगाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसके अंतर्गत नियामक निरीक्षण, जोखिम आधारित व श्रेणीबद्ध सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय किया जाएगा। साथ ही साथ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को पोर्ट सुविधाओं के लिए मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन के रूप में नामित किया जाएगा। यानी कि जो CISF है वो पोर्ट की भी सुरक्षा अब करेगा। CISF पोर्ट की सुरक्षा करेगा और CISF को ही देखा जाए मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन के रूप में नामित किया जाएगा। आगे चर्चा करते हैं, उड़ीसा में राष्ट्रीय पेशा महोत्सव का आयोजन। जो उड़ीसा है, उड़ीसा में राष्ट्रीय पेशा महोत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ पर देखा जाए तो उड़ीसा में 24 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय पेशा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य के सभी पेशा क्षेत्रों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन की घोषणा भी की। यहाँ पर चर्चा करें, यह कार्यक्रम केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन किया गया था। पेशा अधिनियम 2024, यहाँ पर देखा जाए पेशा अधिनियम जो था ये 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था, जिसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन और जमीनी स्तर के लोकतंत्र को सशक्त बनाना था। ठीक है, उड़ीसा पेशा प्रावधानों के अनुरूप पंचायत चुनाव कराने वाला देश का अग्रणी राज्य था। यहां पर देखें तो यह महोत्सव जनजातीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाने और पेशा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक, आगे चर्चा करते हैं आकाश NG मिसाइल प्रणाली के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उन पर चर्चा करें। यहां पर देखा जाए भारत की आकाश NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन, यहां पे जो NG है ना, NG, इस NG का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, NG का मतलब नेक्स्ट जनरेशन। तो भारत की आकाश NG जो वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, इसके उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस उन्नत मिसाइल प्रणाली का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है। DRDO के द्वारा इसका किया गया है विकास। आकाश NG में स्वदेशी रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर लगाए गए हैं, जिससे लक्ष्य को अधिक सटीकता से भेदा जा सकता है। यह मिसाइल ठोस रॉकेट मोटर से संचालित होते हैं, जो इसे बेहतर गति और विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। आगे चर्चा करें, कुल मिलाकर आकाश NG का सफलता जो है ये भारत की स्वदेशी वायु रक्षा क्षमता को और अधिक मजबूत करती है तथा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगी। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो अनुपूरक बजट 2025-26 प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अनुपूरक बजट 2025-26 प्रस्तुत किया गया है और इसके जो महत्वपूर्ण कुछ प्रावधान है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 दिसंबर 2025 को विधानमंडल में शीतकालीन सत्र के दौरान अनुपूरक बजट 2025-26 प्रस्तुत किया है। यह बजट वित्त और संसदीय कार्य मंत्री जो है सुरेश खन्ना, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस अनुपूरक बजट में सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, औद्योगिक प्रगति, ऊर्जा, स्वास्थ्य क्षेत्रों के प्रमुख रूप से प्राथमिकता दी गई है। औद्योगिक विकास के लिए देखा जाए तो 4,874 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए 4,521 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए देखा जाए तो यहाँ पर 3,500 यानी कि 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला एवं बाल विकास के लिए देखा जाए तो 3,423.80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र के लिए देखा जाए तो 2,535 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा के लिए 2,639.96 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नगर विकास के लिए 1,758 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों और चीनी उद्योग के समर्थन हेतु देखा जाए तो गन्ना और चीनी विकास के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान भी यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। कुल मिलाकर यह अनुपूरक बजट राज्य में आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और बुनियादी सुविधाओं को विस्तार देने पर केंद्रित है। ठीक है, विस्तार देने और उनको मजबूती प्रदान करने पर केंद्रित है यह अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो पेश किया गया है। आगे चर्चा करें, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मुक्त व्यापार समझौते को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अंतिम रूप प्रदान किया है। देखा जाए तो यह वार्ता रिकॉर्ड 9 महीने में पूरी हुई है। समझौते पर अगले 3 महीनों में हस्ताक्षर होने और इसके 1-2 महीने में लागू होने की संभावना भी है। देखा जाए तो इस समझौते के तहत होगा क्या, भारत को न्यूजीलैंड, ठीक है, भारत का न्यूजीलैंड को 100% निर्यात और न्यूजीलैंड का भारत को 95% निर्यात से मुक्त होगा। यानी भारत जो निर्यात करेगा न्यूजीलैंड को वो 100% टैरिफ फ्री होगा। यहाँ पर कोई भी देखा जाए तो शुल्क नहीं लगाया जाएगा। वहीं पर जो न्यूजीलैंड भारत को निर्यात करेगा 95% प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिन पर कोई भी यहाँ पर देखा जाए जो ड्यूटी फ्री होगा। ठीक है, आगे चर्चा करें,
न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारतीय मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी करेगा। चर्चा करें, कोकिंग कोयला, लकड़ी और स्क्रैप जैसी जो कच्चे माल पर आयात शुल्क समाप्त किए जाएंगे, जबकि भारत ने अपने कृषि और डेयरी बाजार को पूरी तरीके से न खोलने का निर्णय भी लिया है। ठीक है, सेब, कीवी, मनुका, शहद और वाइन पर शुल्क में कटौती से उपभोक्ताओं को राहत भी मिलेगा। ठीक है, आगे देखा जाए, साथ ही साथ यहां पर देखा जाए, साथ ही डेयरी, सेब और कीवी क्षेत्र में न्यूजीलैंड की तकनीकी का हस्तांतरण भारतीय उत्पादकता बढ़ाने में सहायक भी होगा। सेवा क्षेत्र में स्वास्थ्य, आईटी और पर्यटन सहित 118 सेवाओं को शुल्क मुक्त किया गया है। ठीक, जो सेवा क्षेत्र की स्वास्थ्य, आईटी और पर्यटन सहित 118 सेवाएं हैं, उनको देखा जाए तो यहां पर जो शुल्क मुक्त कर दिया गया है, ड्यूटी फ्री कर दी गई है। ठीक है, न्यूजीलैंड में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को सप्ताह में 20 घंटे काम करने की अनुमति मिलेगी। भारतीय पेशेवरों व कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। वर्तमान में दोनों देशों का व्यापार लगभग 1.3 अरब डॉलर है, जबकि न्यूजीलैंड का वैश्विक आयात क्षमता देखा जाए तो 47 अरब डॉलर वार्षिक है। 47 अरब डॉलर वार्षिक आयात करता है न्यूजीलैंड, और उसमें भारत और न्यूजीलैंड का देखा जाए तो व्यापार कितना है, 1.3 अरब डॉलर का ही है, जो अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के बाद और ज्यादा बढ़ने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, यह समझौता भारत के लिए 7वां प्रमुख फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और इससे टेक्सटाइल, दवा, इंजीनियरिंग, रत्न आभूषण जैसे क्षेत्रों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद भी है। आगे चर्चा करें, स्टारबक्स के नए सीटीओ। अब स्टारबक्स जो कॉफी आप पीते हैं, उस स्टारबक्स के नए सीटीओ कौन बने हैं, चर्चा करते हैं। तो आनंद वरदराजन। ठीक है, आनंद वरदराजन जो है, ये वैश्विक कॉफी कंपनी स्टारबक्स के नए प्रमुख प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया इन्हें। इसके साथ ही उन्हें कंपनी का कार्यकारी उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। आनंद वरदराजन जो है, ये आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्र रह चुके हैं। तो स्टारबक्स के नए सीटीओ कौन बने हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो बताया था कि जो अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां होती हैं, उन अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों में कोई भारतीय व्यक्ति है, अगर भारतीय मूल का व्यक्ति है और किसी कंपनी में, किसी संस्था में शीर्ष पद पर पहुंचता है, तो वो सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि चीफ प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन बने हैं, आनंद वरदराजन, और ये कहां से पढ़े हुए, तो आईआईटी मद्रास से पढ़े हुए हैं। ठीक है, आगे देखें, अंजदीप के बारे में चर्चा करते हैं। पनडुब्बी रोधी पोत है अंजदीप, भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया है। यहाँ पर देखा जाए 22 दिसंबर 2025 को चेन्नई में अंजदीप को शामिल किया गया है। ये पनडुब्बी रोधी उथले पानी का युद्धपोत है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए ये उथले पानी का युद्धपोत है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यह गार्डन रीच बिल्डर्स और इंजीनियर्स कोलकाता ने लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड पुट्टिपल्ली के साथ मिलकर पीपीपी मॉडल पर इसको विकसित किया है। अंजदीप गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित 8 जहाजों की श्रृंखला का तीसरा पोत है। लगभग 77 मीटर लंबा यह पोत नौसेना का सबसे बड़ा वाटर जेट युद्ध पोत है। ठीक है, नौसेना का सबसे बड़ा वाटर जेट युद्ध पोत कौन सा है, अंजदीप है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसके द्वारा बनाया गया इसको, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा मिलकर LNT के साथ मिलकर इसको विकसित किया गया है। आगे चर्चा करें, इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण लगे हुए हैं, जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। यह पोत हल्के टारपीडो, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट और उथले पानी के सोनार से लैस है। यहां पर देखा जाए, इसका नाम कर्नाटक के कारवार जो क्षेत्र है, कारवार तट, यहीं पर स्थित है एक अंजदीप। ठीक है, इसी अंजदीप द्वीप के नाम पर इसका नाम रखा गया है। यह 2003 में सेवा मुक्त हुए पेट्या श्रेणी का जो INS अंजदीप था, उसी की विरासत को आगे बढ़ाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक, जो हॉकाई स्ट्राइक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक कहां पर इसको ऑपरेट किया गया था, तो यहां पर देखा जाए संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक के तहत पूर्वी सीरिया में ISIS के जो ठिकाने थे, उन पर समन्वित हवाई हमले किए थे। यह कार्रवाई दिसंबर में हुए उस हमले के बाद की गई है जिसमें 3 अमेरिकी नागरिक मारे गए थे। ठीक है, इन हमलों में देखा जाए F-15, A-10 जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया और इसका उद्देश्य ISIS के नेतृत्व तथा उसकी संचालन क्षमता को कमजोर करना था। वाशिंगटन ने इसे भविष्य के हमलों को रोकने के लिए की गई सीमित लेकिन सख्त जवाबी कार्रवाई बताया है, जिससे क्षेत्र में ISIS का दोबारा वापसी रोकी जा सके और अमेरिकी कर्मियों की सुरक्षा को सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, और यहां पर देखा जाए, जो ये सीरिया पर हमला हुआ था ना, सीरिया पर जो अटैक किया गया अमेरिका के द्वारा, यहां पर सीरियाई सरकार का भी देखा जाए तो इनपुट था, यानी कि सीरियाई सरकार जो थी वो इनपुट प्रदान कर रही थी और अमेरिका के द्वारा यहां पर अटैक किया गया था इन ISIS के ठिकानों पर। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। पीएम मोदी ने असम के नामरूप में यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले के देखा जाए नामरूप में 10,601 करोड़ रुपए की अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना की आधारशिला रखी है। असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित
यह ब्राउनफील्ड परियोजना प्रतिवर्ष 12.7 लाख टन यूरिया का उत्पादन करेगी। देखा जाए तो 2030 तक इसके चालू होने की उम्मीद है, जिससे उर्वरक आयात पर निर्भरता कम होगी, किसानों को लाभ मिलेगा और पूर्वोत्तर भारत में औद्योगिक व कृषि क्षेत्र को गति भी मिलेगी इसी के द्वारा। ठीक है, आगे चर्चा करें। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो भारतीय स्टार बल्लेबाज है स्मृति मंधाना। विशाखापत्तनम में श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में इतिहास रचते हुए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ठीक है, यह उपलब्धि हासिल करने वाली विश्व की दूसरी महिला खिलाड़ी है। सूजी बेट के बाद सबसे तेज यहां पर देखा जाए 3227 गेंदों में इस मुकाम तक पहुंची थी। ठीक, तो यहां पर यह पॉइंट आपको याद रखना है कि पहली महिला कौन सी है? सूजी बेट्स है। और दूसरी महिला कौन बन गई है पूरे विश्व में जो 4000 रन पूरा की है? उन्होंने स्मृति मंधाना है। जबकि भारत के स्तर पर देखा जाए तो भारत की पहली महिला है जिन्होंने 4000 रन पूरे किए हैं। ठीक है, यह रिकॉर्ड उनकी निरंतरता, आक्रामक बल्लेबाजी और महिला क्रिकेट में शीर्ष स्तर को दर्शाता है। आगे चर्चा करते हैं। जय शाह को संगठनात्मक नेता ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, लीडर ऑफ द ईयर चुना गया है जय शाह को। एनडीटीवी इंडिया ऑफ द ईयर 2025 में जय शाह को संगठनात्मक नेता ऑफ द ईयर या संगठनात्मक लीडर ऑफ द ईयर चुना गया है। इनके 2019 से 2024 तक के बीसीसीआई सचिव के रूप में प्रभावशाली कार्यकाल के लिए यहां पर देखा जाए उन्होंने महत्वपूर्ण सुधार लागू किए, जिनमें पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए जो समान वेतन था वो, वुमेन्स प्रीमियर लीग की शुरुआत और रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईपीएल मीडिया राइट्स की डील के लिए। ठीक है, ये सम्मान प्रदान किया गया जय शाह को। यहां पर देखा जाए उनकी पहलों ने भारतीय क्रिकेट की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत किया है, खिलाड़ियों की भलाई को बढ़ाया है और महिला क्रिकेट को प्रोत्साहित भी किया है। ठीक है, और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशनल लीडर ऑफ द ईयर जय शाह को नामित किया गया। तो आपकी परीक्षा में पूछेगा कि एनडीटीवी इंडिया ऑफ द ईयर 2025 के द्वारा ऑर्गेनाइजेशनल लीडर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो जय शाह को चुना गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर तो जय शाह के बारे में हमने चर्चा कर ली। कुछ चलते चलते मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उन सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो यहां पर पहला सवाल है आपसे कि हाल ही में चिली के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ठीक है, हाल ही में चिली के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? और दूसरा सवाल यहां पर आपसे है कि दुनिया की पहली वायरलेस मालगाड़ी किस देश में शुरू की गई? दुनिया की पहली वायरलेस मालगाड़ी जो है इसका संचालन किस देश में किया गया? तो ये दो सवाल हैं आपसे। इन दोनों सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए इस वीडियो की क्लास पीडीएफ पीपीटी आपको सोमवार को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। ठीक, तो इसी के साथ ये वीडियो होता है ये पर समाप्त। इसके बाद के जो वीडियो है वो आपको अगले दिन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आपका पूरा जो रिमेनिंग करंट अफेयर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ जो हमने आपसे वादा किया है कि आपका जो प्रमुख पुरस्कार की कैटेगरी है उस प्रमुख पुरस्कार पिछले एक साल में जो प्रदान किए गए हैं उसका वीडियो भी जल्द ही आपके बीच में आ जाएगा, जिससे आप पूरे साल में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे, वो अवार्ड किसको दिया गया है। ठीक, एक तरफ पुरस्कार होगा, दूसरी तरफ पुरस्कार प्राप्तकर्ता का नाम होगा। तो वो भी वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप पूरे साल के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में महत्वपूर्ण अवार्ड्स रहे हैं वो आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।